हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सेशन, आज के डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं 12 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अदर कोर्सेज भी चेकआउट कीजिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। तब तक हम चलते हैं आज के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए, हुआंगयाना द्वीप, जिसे स्कारबोरो शॉल के नाम से जाना जाता है, इसका विवाद किन किन देशों के बीच में है? हुआंगयाना आइलैंड, ये हमें साउथ चाइना सी में देखने को मिलता है। वेस्ट पैसिफिक ओशन का पार्ट है साउथ चाइना सी। इसमें हुआंगयाना आइलैंड को लेकर विवाद है चाइना, ताइवान और फिलीपींस के मध्य में। मैप पर देखेंगे तो आपको हुआंगयाना आइलैंड की लोकेशन समझ में आएगी। देखिए, छोटा मैप देखिए, ये है चाइना। चाइना के दक्षिण में ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये है साउथ चाइना सी। ओके, यहां पर आपको एक पर्टिकुलर इस लोकेशन पर, आप यहां पर बड़े मैप पर देखिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्कारबोरो शोल, यही आइलैंड है। फिलीपींस, चाइना और ये ताइवान का हिस्सा है, ताइवान देश है। इन तीनों के मध्य में ये आइलैंड विवादित है। देखिए, इंपॉर्टेंट है काफी ये आइलैंड, क्योंकि साउथ चाइना सी में ये, अगर हम देखें तो जिस देश का इस पर डोमिनेंस होगा, जिस देश का इस पर कब्जा होगा, या जिस भी देश के अंडर में ये आइलैंड होगा, वो आराम से साउथ चाइना सी के एरिया में नजर रख पाएगा और अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रांग कर पाएगा। इसीलिए तीनों ही देश, चाइना, फिलीपींस और ताइवान, इस पर अपना दावा करते हैं। वैसे यहां पर जो वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है वो चाइना का है, मतलब चाइना के कंट्रोल में ये आइलैंड है। रिसेंटली हुआ ये कि चाइना ने यहां पर नेचर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। अगर चाइना इसे नेचर रिजर्व बनाता है तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया हो जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा चाइना के द्वारा, पूरा प्रोटेक्टेड एरिया हो जाएगा। इसीलिए फिलीपींस और ताइवान, इन दोनों ने ही चाइना का विरोध किया है। फिलीपींस ने यहां तक कि प्रोटेस्ट भी किया है चाइना के खिलाफ। तो अभी तो यहां पर कंट्रोल चाइना का ही है, चाइना के ही हाथ में है, लेकिन ये आइलैंड विवादित है चाइना, फिलीपींस और ताइवान के बीच में। इसे ही स्कारबोरो शॉल के नाम से जाना जाता है, या फिर हुआंगयाना आइलैंड भी कहा जाता है। तो लोकेशन समझ में आ गई, कहां पर देखने को मिलेगा? साउथ चाइना सी में देखने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? चाइना का है। डिस्प्यूटेड किसके बीच में है? चाइना, फिलीपींस और ताइवान के बीच में। चाइना इसे हुआंगयाना आइलैंड कहता है अपनी लोकल भाषा में, वहीं पर फिलीपींस इसे स्कारबोरो शोल के रूप में पुकारता है। और आपको समझ में आ गया, दक्षिण चीन सागर में अगर किसी को अपनी प्रेजेंस बनाना है स्ट्रांगली, तो इस आइलैंड की उसको जरूरत पड़ेगी। और अभी ये किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में। सेकेंड क्वेश्चन, जॉन्स गाहर स्टोरे हाल ही में किस देश के पीएम बने हैं? जॉन्स गाहर स्टोरे एक बार फिर से यूरोपीय देश नॉर्वे के पीएम के रूप में चुने गए हैं। नॉर्वे जो कि एक उत्तरी यूरोपीय देश है, इसके एक बार फिर से पीएम बने हैं जॉन्स गाहर स्टोरे। ये हैं जॉन्स गाहर स्टोरे। ओके, वैसे ये दूसरा कार्यकाल होगा इनका, क्योंकि इसके पहले 14 अक्टूबर 2021 को ये पहली बार नॉर्वे के पीएम बने थे। नॉर्वे में लेबर पार्टी के ये मेंबर हैं, लेबर पार्टी की सरकार है नॉर्वे में। अभी जो वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, तो उसमें एक बार फिर से इलेक्शन में इन्हीं की पार्टी, हालांकि इनकी अलायंस से पूरी, मतलब गठबंधन सरकार इन्होंने बनाई है, तो इनका जो अलायंस है उन्होंने जीत हासिल की और एक बार फिर से ये पीएम के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे अब नॉर्वे के। तो अभी केवल इलेक्शन हुआ है, इलेक्ट होकर आए हैं, अब बहुत जल्दी ये नॉर्वे के लगातार दूसरी बार पीएम के रूप में शपथ लेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, नॉर्वे की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो यहां पर आप मैप पर देख सकते हैं, उत्तरी यूरोपीय देश है, जिसकी अगर हम बाउंड्री देखें तो ये स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखाई देता है। और इसके उत्तर में जाते हैं तो हमें आर्कटिक ओशन देखने को मिल जाता है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, यूरोपीय देश है। ठीक है, और गहर स्टोरे वर्तमान में यहाँ के पीएम के रूप में अपॉइंट किए। भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का क्या नाम है?
अच्छा, डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और इसको नाम दिया गया आदि संस्कृति। जो हमारे आदिवासी हैं, जो हमारे ट्राइबल्स हैं, उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी संस्कृति के बारे में देश के जो लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया गया और इसको नाम दिया गया आदि संस्कृति। ठीक है, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने ही इसे लॉन्च किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसा कि मैंने आपको बताया था। उद्देश्य भारत में ट्राइबल्स का जो आर्ट है, जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो नॉलेज है उनसे संबंधित, उसे कंजर्व करना, उनका प्रोटेक्शन करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना और आगे आने वाली पीढ़ियों में उसे आगे बढ़ाना। तो इसके लिए 3 कंपोनेंट डिसाइड किए गए हैं, 3 चीजें यहां पर अलग अलग डिसाइड की गई है। इसको आप 3 डायमेंशन समझ लीजिए इस पर्टिकुलर आदि संस्कृति के डिजिटल प्लेटफॉर्म के। एक है इसमें आदि विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी है, एक है आदि संपदा और एक है आदि हाथ। तो ये 3 कंपोनेंट डिसाइड किए गए हैं पर्टिकुलर आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म के तहत। ठीक है, तो डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आदि विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए यहां क्या होगा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है इंडिया में, जो ट्राइब्स है, उनके डांस फॉर्म, पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूजिक, इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्सेज बनाए गए हैं। कोई भी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। इसे 45 कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं जिनमें आप ट्राइबल्स के डांस के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पेंटिंग, क्राफ्ट कैसा है, हेरिटेज कैसा है, म्यूजिक कैसा है, इनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो ये आदि विश्वविद्यालय है। ओके, पर्टिकुलर नॉर्मली कोर्सेस यहां पर डिजाइन किए गए हैं। फिर आदि संपदा, इसे ऑनलाइन म्यूजियम समझिए। इसमें क्या होगा कि ट्राइब से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, आर्ट क्राफ्ट हो, पेंटिंग हो, डांस हो, जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड ऐसी 5000 से ज्यादा चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को यहां पर अवेलेबल करवाया गया है। उद्देश्य ट्राइबल्स के आर्ट को ऑनलाइन कंजर्व करना, उनका संरक्षण किया जाना। तो ऐसी चीजों को और उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहां पर आदि संपदा में अवेलेबल करवाया जाएगा। तीसरा है आदि हाथ, ये आप एक ऑनलाइन मार्केट समझिए इसे। मतलब जो ट्राइब्स जो चीजें बनाती है उनको सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कोई भी व्यक्ति आदि हाथ पर जाकर ट्राइब से संबंधित जो प्रोडक्ट है उनको डायरेक्ट खरीद सकता है। उनका मार्केट एक्सेस यहाँ पर ट्राइब्स को दिया गया है। वो यहाँ पर आकर अपना जो जो भी प्रोडक्ट है लोकल ट्राइब्स में जो बहुत ज्यादा फेमस है उनको यहाँ पर लाकर बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 कंपोनेंट डिसाइड किए गए हैं पर्टिकुलर डिजिटल ट्राइब यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए। वर्ल्ड का पहला देश जिसने डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया है वो है इंडिया और इसको नाम दिया गया आदि संस्कृति। ओके, तो बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ट्राइबल्स के जो भी क्राफ्ट है, जो भी कल्चर है, जो भी नॉलेज है, उनका डिजिटली उनको कंजर्व किया जा सकेगा, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। ट्राइबल आर्टिस्ट को सीधा उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो देश का यूथ है उसको ट्राइब्स और उनके जो भी हेरिटेज और कल्चर है उनके बारे में पता चलेगा। रिसर्चर्स और दूसरे लोगों को भी ऑथेंटिक डेटा मिलेगा भारत की ट्राइब्स के बारे में। ओके, जहां से वो इंडिया की ट्राइब्स के बारे में जान सकते। तो आई होप पूरा सिनेरियो यहां पर समझ में आया होगा और लॉन्च करने का उद्देश्य भी आपको यहां पर समझ में आया होगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी। हमारी जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है इसने कुछ दिन पहले आदिवाणी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। जो ट्राइबल लैंग्वेजेस से इंडिया में अलग अलग ट्राइब से अलग अलग क्षेत्रों में है, काफी सारी है ऐसी ट्राइब्स स्थानीय लैंग्वेजेस बोलती है। हालांकि उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में वो अवेलेबल नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन अब वो खत्म होने की कगार पर है। वो जो उनकी ट्राइबल लैंग्वेज है वो, तो उन्हें कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आदिवाणी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था कुछ समय पहले ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। ट्राइबल लैंग्वेज को
ट्रांसलेट करना और उनको प्रोटेक्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। आप सभी के लिए ईयरली करंट अफेयर शंखनाद ई बुक अवेलेबल है। ये अगस्त 2025 तक आपको अपडेटेड मिल जाएगी। लास्ट 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ई बुक की लिंक दे दी है, वहां पर आप क्लिक करके इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए, डिटेल करंट अफेयर मिल जाएगा। 1000 प्लस आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और 500 वन लाइनर भी आपको इस ई बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो 1 साल का करंट अफेयर अपडेटेड है आपके लिए, आप इसे ज्वाइन कीजिए। हिंदी और इंग्लिश अलग अलग अवेलेबल है, तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में ध्यान से अवेल कीजिएगा। कोई भी हर्डल आता है, कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। तब तक आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंकोंग पूजा त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टीवा जनजाति। यह निवास करती है पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में। ये एक त्योहार मनाती है, लंकोंग त्योहार। अगर हम लंकोंग फेस्टिवल की बात करते हैं ना, त्योहार की बात करते हैं, तो ये इनका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में आप देख सकते हैं, है ना। अच्छी रबी की अच्छी फसल की कामना के लिए हर साल ये मनाया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल बोल लीजिए या फिर फसल महोत्सव आप इसको समझ सकते हैं। रबी की अच्छी फसल हो उसके लिए जो इनके लोक देवता हैं उनकी पूजा की जाती है और उनके लिए पारंपरिक भोजन का भोग लगाया जाता है, नृत्य किया जाता है और गीत गाए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर लंकोंग पूजा फेस्टिवल है जो कि पूर्वोत्तर में टीवा ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। टीवा ट्राइब्स हमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड इन सभी रीजन में देखने को मिल जाती है। ओके, अब इनका जो फेस्टिवल है वो अभी इस बार अभी सितंबर मंथ में अभी मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि अब रबी की फसल की बुआई जो की जाने वाली है उसके फसल अच्छी हो उसकी कामना के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, इसे लाउंग ट्राइब भी कहा जाता है। जो टीवा ट्राइब है, इसे कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोग लालुंग ट्राइब्स के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है ना। इसकी 2 सब ग्रुप देखने को मिलते हैं, उपशाखाएं देखने को मिलती है। जो मैदानी क्षेत्रों में रहती है उन्हें प्लेन टीवा कहा जाता है और जो हिल एरिया में रहती है उन्हें हिल टीवा के नाम से पुकारा जाता है। तो इन्हीं का त्योहार है लंकोंग त्योहार या लंकोंग पूजा फेस्टिवल। रबी की फसल की अच्छी कामना के लिए हर साल ये अपने अपने क्षेत्रों में स्थानीय रूप से मनाती। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 5 साल पूरे हो गए। यह योजना कब लॉन्च की गई थी? तो भारत में फिशरीज सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, फिशरीज सेक्टर के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसे लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 10 सितंबर 2020 को। अभी 10 सितंबर 2025 को इसके टोटल 5 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो 10 सितंबर 2020 को ये लॉन्च की गई थी। उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया के फिशरी सेक्टर को और फिशिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट देना, इनको बढ़ावा देना और जितने भी मछुआरे हैं उनके उत्थान के लिए काम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। टोटल इसका बजट रखा गया था 21,274 करोड़ रुपए। अभी कुछ समय पहले ही इसे 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 5 साल का बजट था लेकिन अब ये 1 साल और बढ़ाई गई है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम फिशरी सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया में पूरी दुनिया में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिशरीज प्रोड्यूसर, फिश प्रोड्यूसर स्टेट या कंट्री है। 2013-14 से लेकर 2024-25 तक जो 10 साल का टाइम पीरियड रहा है ना, उसमें हमारी जो फिश उत्पादन है, जो मत्स्य उत्पादन है, वो लगभग 100% ज्यादा बढ़ा है। मतलब 100%, 104% की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक फिश प्रोड्यूसर कंट्री कौन है? तो ये है इंडिया। ठीक है,
दिग्विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंडिया में दिग्विजय दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 11 सितंबर को। अब ये है क्या? देखिए, स्वामी विवेकानंद जो कि बहुत ही फेमस एक दार्शनिक फिलोसोफर है ना, एक धार्मिक व्यक्ति, इन्होंने सबसे 1893 एक स्पीच दी थी शिकागो में। सबको पता होगी, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। भाइयों और बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर्स कहकर इन्होंने संबोधित किया था। अमेरिका के शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सम्मेलन, और इसमें वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सम्मेलन था। इसमें स्वामी विवेकानंद की जो स्पीच थी ना, वो आज भी याद की जाती है इंडियन हिस्ट्री में। तो इसके सम्मान में ये जो स्पीच दी गई थी, ये दी गई थी 11 सितंबर 1893 में। तो इसके सम्मान में हर साल इंडिया में मनाया जाता है दिग्विजय दिवस। हालांकि इसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के नाम से भी इंडिया में पुकारा जाता है। तो ये इस डे के सम्मान में, इस स्पीच के सम्मान में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की स्पीच के सम्मान में। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन फिलोसोफर, ऑथर है ना, पश्चिमी देशों में वेदांत और योगा को प्रसारित करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ इनका था, पूछा जाता है काफी एग्जाम में, और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके गुरु बहुत फेमस रामकृष्ण परमहंस है ना। 1897 में गुरु की जो टीचिंग या फिलोसॉफी है उसके प्रसार के लिए, धर्म के प्रसार के लिए, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। काफी सारे स्कूल्स भी चलते हैं रामकृष्ण मिशन के। तो ये स्वामी विवेकानंद ने इसे शुरू किया था, रामकृष्ण मिशन को। ये क्वेश्चन आता है 1897 में। और स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ एनिवर्सरी है 12 जनवरी को, इस दिन मनाया जाता है देश में नेशनल यूथ डे। कब? 12 जनवरी। अभी हम बात कर रहे हैं दिग्विजय दिवस की, तो यह मनाया जाता है 11 सितंबर को, मतलब कल मनाया गया था। आगे आइए, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का इनोग्रेशन कहां किया गया? पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का इनोग्रेशन भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है यूएई में। ठीक है, यूएई में भारत की एक आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली की एक शाखा है अबू धाबी में। तो अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के कैंपस में खोला गया है फर्स्ट फॉरेन अटल इनोवेशन सेंटर। ठीक है, यूएई और इंडिया के बीच में इनोवेशन और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर की स्थापना की गई है। देखिए, इंडिया के बाहर ये पहला है, समझिएगा ना, फर्स्ट फॉरेन अटल इनोवेशन सेंटर है। तो ये आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है अबू धाबी में, इसमें इसकी स्थापना की गई। सेंटर को इंडिया के अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही खोला गया है। तो यहां पर हमको बात करनी पड़ेगी अटल इनोवेशन मिशन की। भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। भारत के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रीज है, उनमें इनोवेशन को बढ़ावा देना अटल इनोवेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य था। नीति आयोग ने इसकी शुरुआत की थी 2016 में। इसके तहत दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं यहां पर भी हमको। अटल टिंकरिंग लैब्स, स्कूल में लैब्स खोली जाती है इसके तहत। स्कूल्स में रोबोटिक्स, 3D पेंटिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बारे में सिखाया जाता है लैब खोलकर। उसके माध्यम से भारत में 10,000 लैब्स अभी तक खोली जा चुकी है अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत। और सेकेंड कंपोनेंट जो देखने को मिलता है वो है अटल इनोवेशन सेंटर, जो हमारा क्वेश्चन, जिसकी ब्रांच अभी विदेश में पहली खोली गई है अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के कैंपस में। ये देखिए, यहां पर हम अटल टिंकरिंग लैब्स की बात करें तो ये स्कूल को कवर करती है, और अटल इनोवेशन सेंटर की बात करें तो ये कैजुअली यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को कैप्चर करता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मेंटरशिप, फंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है स्टार्टअप्स को, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके, और जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स है उनको मदद दी जा सके। तो भारत में वर्तमान में 72 अटल इनोवेशन सेंटर अभी तक बनाए जा चुके हैं। इंडिया के बाहर पहला कहां पर? अबू धाबी, यूएई में। चर्चा में रहा ताल वॉल्केनो कहां पर स्थित है? ताल वॉल्केनो देखने को मिलेगा हमको फिलीपींस में।
ठीक है, फिलीपींस में एक वॉल्केनो है ताल वॉल्केनो, जो कि ताल लेक के बीच में है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ताल वॉल्केनो। अभी यहां पर फ्रेटिक इरप्शन देखने को मिला है। अगर हम फ्रेटिक इरप्शन की बात करें तो क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक सतह के अंदर जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो के नीचे पृथ्वी की आंतरिक सतह में, आंतरिक क्षेत्रों में जब गर्म पानी है ना, भूजल, गर्म पानी, सतही पानी, गर्म मेग्मा और गर्म चट्टानों के जब संपर्क में आता है, तो गर्म पानी या नॉर्मल पानी जो भी पृथ्वी के अंदर अवेलेबल है, जब वो गर्म मेग्मा या गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है, तो इनसे जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, तो इसे कहा जाता है फ्रेटिक इरप्शन। तो अभी फिलीपींस का जो ताल वोल्केनो है, यहां पर फ्रेटिक इरप्शन देखने को मिला है, जिसके कारण इस ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ था, और ये ज्वालामुखी अभी सुर्खियों में है। तो ताल वोल्केनो फिलीपींस का एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। अब यहां पर एक और वर्ड, स्ट्रेटो वोल्केनो, जब ज्वालामुखी के लावा या फिर जो राख होती है ना, उसकी परत जमने के कारण बार बार जब ज्वालामुखी के ऊपरी हिस्से का निर्माण होता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो कहलाते हैं। एक के ऊपर एक लावा और ऐश की परत बनती जाती है, इन्हें कहा जाता है स्ट्रेटो वोल्केनो। तो ताल वोल्केनो फिलीपींस का एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है, फिलीपींस में ताल लेक के बीच में स्थित है, एक्टिव वोल्केनो ताल लेक के बीच में, तो इसका नाम पड़ा है ताल वोल्केनो। कहां पर? फिलीपींस में। देश याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है फिलीपींस। आप यहां पर देख सकते हैं आइलैंड के रूप में देखने को मिलती है हमें पैसिफिक ओशियन में, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। इसकी कैपिटल है मनीला, और बोंगबोंग मार्कोस वर्तमान में यहां के प्रेसिडेंट के पद पर है। कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, इसका नाम है मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट, और यह बनाया जाएगा भारत के बिहार राज्य में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है, जिसकी टोटल लागत आएगी 4,447 करोड़ रुपए। बजट रखा गया है इसका प्रोजेक्ट का। मोकामा मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट बिहार में बनाया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ होगी 82.4 किलोमीटर, और ये बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा है। इस हाईवे के बनने के बाद बिहार में मोकामा को मुंगेर से जोड़ने के लिए जो पहले समय लगता था, उससे 1.5 घंटा कम समय लगेगा अब, अगर ये हाईवे प्रोजेक्ट बन जाता है तो टोटल इसकी कॉस्ट रखी गई है 4,447 करोड़ रुपए। मोकामा मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट कहां बनाया जा रहा है? भारत के बिहार राज्य में। वैसे बिहार से कुछ और न्यूज अभी सुर्खियों में थी, उन पर नजर डालते हैं। इसी महीने में अभी फर्स्ट वीक में 4 सितंबर को बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल का इनॉग्रेशन किया गया था। इसके बारे में बात की थी हमने। 2025 में मेंस हॉकी एशिया कप 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में ही आयोजित किया गया मेंस हॉकी एशिया कप। 22 अगस्त को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में बक्सर थर्मल पावर प्लांट को लॉन्च किया था, और बिहार में सीएम विमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को भी कुछ समय पहले ही वहां के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, नीतीश कुमार। तो ये बिहार की अदर इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। भारतीय नौसेना द्वारा अपने युद्धपोत पर शुरू किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का क्या नाम है? तो इंडियन नेवी ने अपने युद्धपोत पर पहली बार शुरू किया है, पहली बार कमीशन किया है भारत के पहले 3D एयर सर्विलांस रडार को। इसे नाम दिया गया है लांजा एन। ठीक है, इंडिया का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार, नाम है लांजा एन। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने अभी से अपनी वॉरशिप पर कमीशन किया, अपने युद्धपोत पर इससे शुरू किया गया है। इसे बनाने में एक तो हमारी टाटा एडवांस सिस्टम, जो कि इंडिया की कंपनी, और स्पेनिश डिफेंस कंपनी एक हैगी इंदिरा नाम की, इन्होंने मिलकर इसे डेवलप किया है। वैसे ये स्पेनिश कंपनी इंदिरा के लांजा 3D रडार का ही वर्जन है, जो कि एक नेवल वेरिएंट इन्होंने बनाया है इंडिया के लिए।
ठीक है, इंडियन नेवी के लिए इसे डेवलप किया है स्पेनिश कंपनी इंदिरा ने। इनका लांजा 3D रडार है जो कि अलग अलग चीजों में यूज किया जाता था, इन्होंने नेवल वेरिएंट इसका विकसित किया है जिसे पहली बार इंडियन नेवी ने यूज किया। ठीक है, मेन खासियत यह है कि कोई भी वॉरशिप दूसरी वॉरशिप है, चाहे वो हमारी फ्रेंड वॉरशिप हो चाहे वो हमारी एनिमी वॉरशिप हो, इसको टारगेट करके ये पहचान सकता है। तो 3D एयर सर्विलेंस रडार है लांजा एन के नाम का, पहली बार इंडियन नेवी के द्वारा इसे अपने युद्धपोत पर शुरू किया गया है। देखिए यहां पर आपको 3D एयर सर्विलेंस रडार के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखिए एक ऐसे रडार जो कि 3 डायमेंशंस का पता लगा सकते हैं, मतलब किसी भी वॉरशिप को अगर ये डिटेक्ट करते हैं तो 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एक तो डायरेक्शन क्या है, दूरी क्या है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, दूरी कितनी है, रेंज कितनी है और उसकी ऊंचाई कितनी है, एल्टीट्यूड। तो इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन देते ताकि सटीक पता लगाया जा सके हमारी नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी का सर्विलेंस बढ़ेगा, बेहतर होगा, क्योंकि एक सटीक दिशा भी पता चलेगी, ऊंचाई भी पता चलेगी और वॉरशिप कितना दूर है उसकी रेंज भी पता चलेगी। ठीक है, 2D अगर हम रडार यूज करते थे आज तक तो उसमें केवल दिशा और दूरी के बारे में पता चलता था, ओके, ऊंचाई के बारे में पता नहीं चलता था। तो 3D एयर सर्विलेंस रडार में ये एक और फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो इंडियन नेवी का सर्विलेंस बेहतर होगा, इससे नेवी को टारगेट को गिराने के लिए और ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिल पाएगा, है ना। हमारे डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि इंडियन कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पहली बार 3D एयर सर्विलेंस रडार का इंडिया ने यूज किया है, इंडियन नेवी ने अपने युद्धपोत पर यूज किया और इसे नाम दिया है लांजा एन। डन। तो यहां पर हमारे 12 सितंबर के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं हम। भारत की पहली बंबू बेस्ड बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है भारत के असम राज्य में। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार हर साल किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा हर साल दिए जाते हैं। इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस का नया पीएम किसे नियुक्त किया है? तो यह है सेबेस्टियन लेकॉर्नु। भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता करने वाला पहला ओईसीडी कंट्री कौन सी है? तो यह बना है इजराइल। ठीक है, कल हमने इसकी बात की थी। चर्चित महादेई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो यह कोलकाता में किया जाएगा, वेस्ट बंगाल में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 63। अगला क्वेश्चन क्या था? जास्कर उत्सव का 10th एडिशन कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा लद्दाख में। जास्कर फेस्टिवल लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है। 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा चेन्नई और मदुरई, तमिलनाडु में। और एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसे शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। किस राज्य में मुरलेन नेशनल पार्क स्थित है? तो ये मिजोरम में देखने को मिलेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ध्यान से पढ़िए, नोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? सिंपल क्वेश्चन। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख कहा जाता है, की रचना किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी? तो सीधा सा क्वेश्चन है कि हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट या आर्मी के द्वारा चलाया गया था? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा।
सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।